नमस्कार। हम सभी के प्रिय लेखक आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी पर एकाग्र की इस 11वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एक कोशिश यह भी करते हैं कि विभिन्न अनुशासनों और कला माध्यमों के लोग यहाँ पर आ सकें। पूर्व में भी हमने मुजफ्फर अली, शमा जैदी, श्याम बेनेगल, जावेद सिद्दीकी जैसे महत्वपूर्ण फिल्मकारों पर, फिल्म लेखकों पर कार्यक्रम किए हैं और वहां भी संगीत, साहित्य, फिल्म, रंगमंच आदि से जुड़े हुए तमाम शख्सियतें आई हैं। इसी तरह साहित्य में भी विभिन्न भाषाओं के लोगों को हम जोड़ सके। हिंदी को गुजराती से, डोगरी को उर्दू से और विभिन्न भारतीय भाषाओं में हम आवाजाही कर सकें। हिंदी, उर्दू, डोगरी, गुजराती, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के साहित्यकार हमारे बीच जब तब आते रहे हैं। साथ ही किसी एकाग्र में यह भी कोशिश होती है कि जिस रचनाकार पर एकाग्र चल रहा है उसकी रचनाओं का पाठ हो, स्वयं वह लेखक करे, दूसरे लेखक मित्र करें, परवर्ती पीढ़ी के सर्जक करें और थिएटर, फिल्म से जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल हों। ऐसी कई शख्सियतें हमारे बीच आती रही हैं और एक प्रभावी पाठ संभव होता रहा है। इसलिए भी कि एक जो विभिन्न कला माध्यमों का एक समुचित और एक सद्भावपूर्ण संकुल बन सके। आज ऐसा ही एक अवसर है। रमेश चंद्र शाह जी के कहानी संग्रह थिएटर में संकलित एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी मुझे अच्छी तरह देख का पाठ हो रहा है और यह पाठ हमारे बीच समता सागर जी कर रही है। हम सभी समता सागर जी के कार्यों से भली भांति परिचित हैं। फिल्म, धारावाहिक में लगातार हम उन्हें देखते रहे हैं। इन माध्यमों के लिए वे लिखती भी रही हैं। तो ऐसे में आज एक मंजे हुए अभिनेता को, एक अभिनय की दुनिया की एक सुपरिचित नाम को हम लोग सुनेंगे। समता सागर जी से यह कहानी सुनेंगे। क्योंकि समता समता सागर जी, नवीन सागर जी, हम सभी के जाने माने लेखक नवीन सागर जी की पहली संतान है और नवीन सागर जी और रमेश चंद्र शाह जी की निकटता से हम भली भांति परिचित हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा कुछ याद किए जाने वाले संस्मरणों में सहज ही नवीन सागर जी भी उपस्थित हो सकेंगे। तो यह एक दो ऐसे प्रसंग हैं, मुझे लगा कि मैं समता सागर जी को यहाँ ऑन स्क्रीन करने से पहले रख दूं। तो आइए मित्रों, हम समता सागर जी का स्वागत करते हैं और उनसे उनका वक्तव्य सुनते हैं, उनका पाठ सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत समता सागर जी।
नमस्ते अर्पण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर बुला लिया और बहुत अच्छे मौके पर बुलाया है। मतलब ये मैं क्या बोलूं, बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं। जी मित्रों, जब हम लोग नवीन सागर जी पर एकाग्र कर रहे थे तो किस तन्मयता के साथ समता सागर जी ने अपने उस रचनाकार पिता को और कुछ हद तक औघड़ पिता को, दीन दुनिया से बेखबर पिता को याद किया था। बहुत ही सधा हुआ गद्य और उसके भीतर समाई हुई उतनी ही सघन तरलता। बार बार उस वक्तव्य को सुनने का मन करता है। आज भी समता जी इस कहानी से पूर्व कुछ ऐसी रोचक बातचीत करेंगी, कुछ ऐसी यादें हमसे साझा करेंगी जिसे सुनना हम सभी को अच्छा लगेगा। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कुछ यादें साझा करें, जो भी याद आ रही हूं, और उसके बाद फिर कहानी पाठ शुरू करेंगे। ये मैं अर्पण जी आपको बताऊं कि ये जो यादें हैं या शाह साहब, और चूंकि मुझे याद आता है कि छोटी थी मैं और अचानक से एक नया नाम आसपास सुनाई देने लगा था पापा के मुंह से। और पापा घर पर भी नाम लेते हुए जब शाह साहब बोलते थे तो थोड़ा सा झुक जाते थे कि शाह साहब। तो हमको ये समझ में आने लगा था कि जो शाह साहब हैं वो कोई बहुत ही मतलब ऐसे इंसान हैं जिनके सामने पापा भी ऐसे झुक जाते हैं। तो पहले हमने सिर्फ नाम सुना और फिर हमारी हम शाह साहब के साथ मुलाकात हुई, हम गए और मुलाकातें शुरू हुई। लेकिन हम बच्चों को एक अजीब सा मतलब हमारे लिए वो स्टार थे, स्टार हैं अभी भी। मतलब ऐसा लगता था कि शाह साहब मतलब जिनके सामने पापा भी ऐसे करते हैं तो उनके सामने हम क्या बोले। और मुझे बड़ा मजा आया था उनको देख के, क्योंकि शाह साहब मतलब मुझे बचपन से ही घूमी मैं कम हूँ, तो मुझे पहाड़ों पर नदियों पर इधर उधर जाने का बहुत शौक है। और शाह साहब के चेहरे पर देखो तो उनकी आंखों में मुझे पूरे पहाड़ नजर आते थे और बस मैं चुपचाप देखती रहती थी और इंतजार करती थी कि कब जाए। हालांकि मैं बहुत ही दब्बू झेंपू और मतलब बुरी तरह से डरने वाली जो लड़कियां होती है ना, चिड़चिड़ी सी, जो घर में मम्मी पापा के सामने तो बहुत बोलती हैं लेकिन बाहर कुछ नहीं बोल पाती, तो मैं उस तरह की होती थी। तो कोई बहुत संवाद तो मेरा नहीं होता था, लेकिन हाँ मुझे सारी बातें पता चलती रहती थी, क्योंकि पापा के लिए शाह साहब के साथ होना उनके जीवन का बहुत सुंदर समय होता था। और उन्होंने मतलब जितना मैंने शाह साहब के बारे में, ज्योत्सना मासी के बारे में पापा के मुंह से सुना है, या पापा का एक भोपाल में जो सबसे अच्छा उनका जो मतलब रहना सुंदर कराया वो यही लोग थे। और जी। मुझे याद है कि शायद जीवन की अधिकतर शाम में पापा वहीं बिताते थे और कई बार हम भी उसमें घुस जाया करते थे। तो कभी ज्योत्सना मासी वो गट्टे की सब्जी बनाती थी और वो भुट्टे की सब्जी बनाती थी और फिर मतलब हम खाकर आते थे। और जब नहीं खाकर आते थे तो पापा बोलते थे, अरे आज आज ये बना था, शाह साहब ये बोले, ज्योत्सना जी ये बोली। तो हम बहुत वहां नहीं रहते हुए भी आ, बहुत रहते थे वहां। और मुझे याद है कि बहुत आपको एक अजीब सी बात, अजीब सी तो नहीं अच्छी बात बता रही हूँ, अब नहीं क्योंकि देखने सुनने को मिलता है कि पापा का सबसे बड़ा डर ये होता था कि वो ज्योत्सना मासी शाह साहब से कुछ वादा कर देते थे कि बस अब जो कहानी जो है ना मैं बस मतलब पूरी कर लूंगा और 2 दिन में पूरी हो जाएगी और फिर सुनाऊंगा। और फिर सुनाते नहीं थे। अब शाह साहब पापा के साथ सैर के लिए भी जाते थे, तो कभी दूर से दिख जाते थे कि शाह साहब आ रहे हैं, तो मेरे जो भाई हैं छोटे वो चिल्ला के बोल देते थे कि अरे शाह साहब आ रहे हैं, और पापा एकदम लेट जाते थे कि मर गए, अभी कहानी लिखी नहीं है और शाह साहब फिर पूछेंगे कि क्या किया तुमने और फिर हम क्या बोलेंगे। तो पापा मतलब बिल्कुल सांस रोक के जिसको लेटना हो मतलब लेट जाते थे। तो मुझे वही लगता है कि ये मतलब अब कहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि किसी एक लेखक को दूसरे लेखक
मतलब दूसरा उनका जूनियर या उनके साथ जो लेखक हैं वो लिख रहे हैं या नहीं, उससे इतना सरोकार रह ही नहीं गया है, लेकिन उस समय था और शाह साहब का तो बहुत ज्यादा था। और मैंने पापा को जितना शाह साहब का सम्मान करते हुए देखा और मतलब पाया कि वो जितना सम्मान करते थे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने जीवन में किसी, मतलब बहुत लोगों का सम्मान किया है, लेकिन उनके लिए शाह साहब जो रहे हैं वो कोई और जगह नहीं ले सकता। शाह साहब, ज्योत्सना मौसी, ये अलग ही हैं। जी बिल्कुल। और जितनी रोचक यादें नवीन सागर जी की हैं, और जो एक बिल्कुल उनके भीतर का जो एक, उनके भीतर के बाल मन की निश्चलता के जो किस्से हैं, वो जी अ, सुनाने में मतलब आनंद आते हैं, सुनने में भी आनंद आते हैं। जी और आज की पीढ़ी के साथ इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं है, इसका दुख भी नहीं होता है। मगर वह एक दौर था जिसमें नवीन सागर जी जैसे लोग, जो बिल्कुल कहिए उनको, मैंने कहा ही कि बिल्कुल फकीराना अंदाज में अपना जीवन जीते आए और तमाम लोगों का प्यार भी पाए। जी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी साथ में रही, मगर कई वरिष्ठ लोगों का, कई समानशील लोगों का उन्हें भरपूर प्यार भी मिला। उन्होंने दोनों चीजें पाई प्यार भी और वो मिला। और मैं ताकत। आपसे अर्पण जी एक बात और कहना चाहूंगी कि ज्योत्सना मासी, शाह साहब, ये उन बहुत चंद लोगों में से हैं जिन्होंने पापा को अभी तक अपने साथ रखा हुआ है। मतलब शाह साहब अब कभी पापा की बात करते हैं या ज्योत्सना मासी बात करती थी तो ये नहीं लगता था कि पापा नहीं है। उन्होंने इतना अपने साथ रखते चले आए हैं कि उनसे मिलकर लगता है कि कई बार लगता है कि पापा मुझसे छूट गए, हमसे छूट गए हैं, लेकिन वहां वो वैसे ही उपस्थित है, उतनी ही जीवंतता के साथ। और प्रोफेसर्स कॉलोनी का जो शाह साहब का घर था, वो मुझे अभी भी ऐसे सपनों का एक आसमान का ऐसा टुकड़ा लगता है जो मतलब जादुई टुकड़ा था, और जिसपे हम बैठ के और पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ जाते थे। और पापा तो हमारे बहुत ही जाते थे वो घर। मतलब अभी भी मुझे उसकी धीमी बत्तियां और पेड़ों के पीछे से दिखता था वो जो उनकी बालकनी, और फिर हम सीढ़ी चढ़ के जाते थे और ज्योत्सना मासी के बनाए हुए, हाथ के बनाए हुए बहुत सुंदर पर्दे, उनके मार, मतलब वो अजीब सा एक माहौल था जो आपकी स्मृति से कभी जाएगा ही नहीं और जा ही नहीं सकता। और क्या बोलूं मैं। और किस तरह से यह रचनाकार परिवार नवीन सागर जी को भी बार बार बांधने की कोशिश करता है। हालांकि वे किसी बंधन से स्वयं को मुक्त रखते थे, मगर यहाँ इनके प्यार में और इनके रचनात्मक आग्रह के वशीभूत होकर बहुत कुछ लिख भी लेते थे। और जी कई बार जी समय पर उसे न पूरा करने के पीछे के जो रोचक किस्से हैं, वह भी अरे आपने रोचक अभी किस्से, और कई बार गुस्सा भी हो जाते थे। जैसे ज्योत्सना मासी कुछ पीछे पड़ती थी या शाह साहब हम नहीं लिख पा रहे हैं, छाया नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या करें, है ना। तो मतलब आप देखिए कि इतना अपनापन कहाँ होता है कि कोई जी किसी का इतना भय है कि वो इतना आपको, आप पे लिखने का बोल रहे हैं कि आपको गुस्सा आने लगा है और आप प्रेशर इतना फील करते हैं। और लेकिन जैसे ही शाह साहब सामने आते थे तो पापा सिर झुका के शाह साहब, मतलब उनका मैं कभी भूल ही नहीं सकती। वो उनके साथ वॉक भी कर रहे होते थे तो पापा हल्के से झुके होके चल रहे होते थे, उनकी गर्दन कुछ ऐसी झुकी होती थी शाह साहब की तरफ। जी। निश्चय ही वह दौर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम लोग उसके बारे में जितनी चर्चा करें कम है। और आप तो स्वयं इतनी भावुक हैं, मैं ज्यादा इस विषय पर आपको जी कहूंगा तो फिर दूसरी स्थिति हो जाएगी। तो जी सीधे अब मैं उसे भी समझता हूँ, लेकिन अच्छा जी लगता है इसी बहाने जी कुछ कुछ प्रसंगों में नवीन सागर जी को याद करना, या उन्हें वापस पढ़ना, या उनके किस्सों को सुनना पसंद है, और तमाम लोगों को पसंद है। वो जो एक निर्दोष जो भाव है, वह किसे पसंद नहीं होंगे। आज की इस कहानी में भी वैसे ही कुछ निर्दोष भाव हैं, जिसका जी आज आप पाठ करेंगे। तो सीधे कहानी पाठ पर आते हैं। और अगर
कुछ और आप सोची हो तो उसे भी साझा करें जी। जी। संयोग से बिजली कट कट गई है, लेकिन ठीक है जी। आप मैं कहानी शुरू करती हूँ अर्पण जी। जी। ओके, स्वागत। स्वागत। कहानी का शीर्षक है मुझे अच्छी तरह देख। विस्मृत हो चुके स्नेह संबंध अचानक जब आंखों में आंखें डालकर वास्ता देने लगते हैं कि मुझे अच्छी तरह देख, तब समय का फासला बीच से गायब हो जाता है और तिल तिल संचित घनीभूत पीड़ा हाहाकार कर उठती है। भीड़ भरे बाजार में अचानक अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। अरे हेमू, तू कब आया रे? पीछे पलटकर देखूं, इतने में तो वह एकदम मुझसे लिपट गई और मेरे गालों को सहलाने लगी। निर्मला, हाँ, निम्मो दीदी ही तो। अब वह मेरा हाथ अपने हाथ में लिए उसे झुलाती हुई चल रही थी, झरने की तरह इठलाती हुई। सच कैसे बोलता, यूं ही कह बैठा, बस 2 ही दिन तो हुए मुझे यहाँ आए हुए। अच्छा, अब झूठ बोलना भी सीख गया। उसने एक जोर का धौल मेरी पीठ पर जमा दिया। हफ्ते भर से पड़ा है और कहता है 2 ही दिन तो हुए। अरे कितने बरस बाद आया है, कम से कम पूछता तो सही, दीदी मरी है कि जिंदी। मैं कुछ कहने को ही था कि इतने में सामने ही एक पान की दुकान के आगे निर्मला दीदी का पति 2-4 लोगों से घिरा दिखाई दे गया। मैं उसकी ओर बढ़ा मैं उसकी ओर बढ़ा ही था कि वह मेरी बांह पकड़ के मुझे घसीटती हुई एक सकरी गली में घुस गई। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं, चल मेरे घर चल, वहीं मिल लेना अपने जीजा से। बाजार में तो तुझे पता ही ठहरा, वो जरा ज्यादा ही स्वांग दिखाते हैं। वैसे पहले से काफी फर्क है, संजू की दुकान खुलवा दी है ना, तब से पगलेट इनका कंट्रोल में है। ये बजरुए बज्जात, इनको मुफ्त का थिएटर चाहिए ना, तू था इसलिए चुप रह गई, नहीं तो सालों को 2 चनकट्टे लगाती। मैं चौंक गया, इसे क्या हो गया? निम्मो दीदी और गालियां? तो क्या गोकू छोटू इसके बारे में जो कुछ बता रहे थे सच है कि इसका दिमाग भी चल गया है? तू समझा ना इनको हेमो, पता, अच्छा लगता है मेरा बीच बाजार में इनको टोकना। इतना बांध के तो रखती हूँ दुकान से, 3-3 4-4 चक्कर लगाती हूँ, मजाल है जो कभी मेरे सामने भी पड़ जाए छोकरे। ऐसा छलझाड़ किया था मैंने एक दिन इनका कि देखते रह गए सारे बजरिए। अच्छा अच्छा, मैंने उसे हौले से एक तरफ किया। उसे कतई होश नहीं था कि वह रास्ता चलते लोगों के लिए खुद भी तमाशा बन रही है और मुझे भी बना रही है। हमारे दोनों ओर लोग इकट्ठा थे। सकरी गली के मुहाने को पूरी तरह छेके हुए थी वह, दोनों हाथ मेरे कंधों पर धरे। अब जिस चौड़ी सी गली में हम थे वही उसके घर की ओर जाती है और घर नजदीक ही होना चाहिए, मैंने अंदाजा लगाया। थोड़ा आगे जाकर वह ठिठक गई, बोली, मैंने बाजार का रास्ता बंद कर दिया कभी का, तू तो जुगों बात पधारा है, तुझे क्या पता? मैंने खदेड़ दिया सबको। अब यह पूरा घर मेरा है, तुझे पीछे का रास्ता दिखाना था ना, इसलिए घसीट लाई। पहचान तो रहा है कि भूल गया? वाह, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा, मैंने कह तो दिया। मगर उस तिमंजिली इमारत के पिछवाड़े पर निगाह दौड़ाते हुए मेरे भीतर कहीं कोई पहचान नहीं जगी। आखिर मकान तो दरअसल इन्हीं लोगों का था। इसके पति के सीधेपन का नाजायज फायदा ही तो उठा रहे थे वे लोग। क्या गलत किया इसने जो उन कृतज्ञ घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया, वह भी कितना कुछ बरसों चुपचाप झेलने के बाद। मैं क्या करती है मैं, तू ही बता। एक तरफ अकेली औरत जात में और दूसरी तरफ ये 3-3 राक्षस हमारी जान को लगे हुए, और इन भोलेनाथ को कोई होश नहीं। ये राक्षस हमको बेच खाते तो भी इनको कोई मतलब नहीं। मैंने भी ठान ही ली थी हेमू कि मुझे अगर जिंदा रहना है, अपने बच्चे पढ़ाने हैं, तो इनका इलाज तो मुझे करना ही पड़ेगा। या तो ये रहेंगे या मैं। आखिर ये कोर्ट कचहरी है किस लिए? वह बोले जा रही थी लगातार। तभी अचानक मुझे लगा गली के कई सारे मकानों की खिड़कियों से चिपकी कई सारी आंखें और कई सारे कान हम ही पर टिके हुए हैं। मैं सिटपिटा गया। अच्छा, अभी चलता हूँ दीदी,
कल शाम आऊंगा इसी वक्त। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। चल, तुझे बाजार तक छोड़ाऊं। तुझे शर्म तो नहीं लग रही मेरे साथ चलने में? मैं क्या कहता। चुपचाप हथकड़ी पहने उसके साथ साथ घिसटने लगा। तू मेरे घर कितना आता था, तुझे याद है? अब तो तू सब भूल गया होगा। मैं तेरे लिए आलू के पराठे और तिमिल का रायता और जो जो भी तुझे पसंद है सब बनाऊंगी। और हाँ, सूजी के पुए भी। कितनी जिद करता था तू सूजी के पुए खाने की, तुझे याद है? हाँ याद है, मैंने कहा। किसी पूर्व जन्म की सी याद। वह बच्चों की तरह खिलखिला हंसी। तू इतना निर्मोही कब से हो गया है? और बहू को क्यों नहीं लाया? कितने 7-8 बरस तो हो ही गए होंगे। सुना तेरे लड़के का ब्याह भी हो गया। कोई पंजाबन ले आया है सुना। जैसा बाप वैसा बेटा। तूने क्या कम हीरोपन दिखाया था? कितना कल पाया था मेरी मौसी को तूने, कुछ पता भी है? अरे पराए मन से ही सही, एक आखर तो मुझे भी लिख भेजता। गोपू और छोटू तो गए थे सुना। नहीं रे, अब तू ही मुझे भूल गया तो ये छोरे मुझे क्या पूछेंगे। बुरा क्यों मानूंगी, उन पर मेरा हक ही क्या है। हाँ, तुझ पर जरूर अपना हक समझती थी और अभी भी समझती हूँ। तू लाट कमिश्नर कुछ भी बन जाए, रहेगा तो वही मेरा हेमू मेरे लिए, समझा? हाँ हाँ, समझ गया। मैंने कहा, अब तू जा। मैं डर रहा था कहीं उसका पति अभी भी वहीं पर खड़ा अपना स्वांग दिखा रहा हो और यह जाके हंगामा खड़ा कर दे तो। और सचमुच ही वह मुझे उस सकरी गली में ठेलती हुई मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने उसकी बांह थामी और उसे वापस उसके घर की सीढ़ियों तक खदेड़ कर ही दम लिया। पूरे 8 बरस बाद मैं यहाँ लौटा हूँ। पहले हर साल आता था गर्मी की छुट्टियों में, और तब सोचा भी ना होगा कि कभी ऐसा वक्त आ सकता है जब मैं 8-8 बरस इस कस्बे का मुंह भी ना नहीं देख पाऊंगा। तब लगता था जैसे मैं उस दूर तब लगता था जैसे मैं उस दूर परदेश में 10-10 महीने इसलिए खटता हूँ कि 2 महीने यहाँ गुजार सकूं अपने बचपन के नगर में। और अब जब मैं हर तरफ से बुरी तरह फंस गया हूँ, अब ऐसा क्या हो गया है कि मेरे भीतर अपनी इस जन्मभूमि के लिए कोई ललक नहीं रह गई है, जबकि वह परदेश मेरे लिए आज भी उसी तरह उतना ही परदेश बना हुआ है। यह कितनी अजीब बात है कि इतने बरसों में मुझे एक बार भी इसकी याद नहीं आई, और यहाँ आकर भी 7-8 दिन हो गए। ना किसी से मिलने जुलने का मन होता है, ना घूमने फिरने का। मुझे आखिर हो क्या गया है? लगता है जैसे मेरे भीतर कोई चीज एकदम पथरा गई है, एकदम सुन्न हो गई है। नहीं, यह सच नहीं है। मैं अभी मरा नहीं, जिंदा हूं। यह कोठरी, इसकी दीवारें गवाह हैं। मुझे कुछ हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है? क्या सचमुच इन सारे वर्षों के दौरान मुझे कभी उसकी याद नहीं आई होगी? कितनी असंभव, कितनी अनर्गल सी लगती है यह बात। मगर क्या यही सच नहीं है? जबकि जबकि मैं जब भी छुट्टियों में यहाँ आता था, हर तीसरे चौथे उसके यहाँ जा पहुंचता था। उससे मिले बिना मुझे कल ही नहीं पड़ती थी। और वह अपने पति, अपने भरे पूरे परिवार के सामने ही उन सबको, सारे संसार को ओट कर एक ऐसा एकांत मानव जादू के जोर से मेरे लिए रच देती जिसमें सिर्फ मैं होता था और सिर्फ वह। तू इतना निर्मोही कैसे हो गया रे? उसने छूटते ही मुझसे कहा, और बिल्कुल सही कहा। मेरा कुछ भी उससे कैसे छुपा रह सकता है? वह सब जानती है, सब समझती है। मुझे उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मगर क्यों नहीं? वह कैसे जान सकती है उस त्रास और उस घुटन को जिससे मैं पिछले बरसों के दौरान गुजरा हूं। मैंने तो पहले भी उससे कभी मुंह नहीं खोला। जी उमड़ता था कई बार उससे सब कुछ कह डालने को, अपनी घुटन बाहर डालने को। पर तभी जब वह दूर होती, अलभ्य होती, उसके सामने पड़ते ही वे सारी बातें अपने आप बिला जाती। क्या वैसा ही कुछ उसके साथ भी होता होगा? क्या उसे भी मेरे पास बैठकर कुछ उसी तरह का सुकून, उसी तरह का सहारा मिलता रहा होगा? यह सवाल पहले तो कभी नहीं उपजा था मेरे मन में, अब क्यों उपज रहा है? मुझे कल जाना था उसके पास, उसे वचन दिया था मैंने। कितनी व्यग्र उत्कंठा के साथ मैं इंतजार करता रहा था शाम का। फिर क्यों नहीं गया मैं?
जाके भी उसके घर की देहरी छूकर भी क्यों वापस लौट आया? यही तो था वह सवाल जो मुझसे अचानक आ टकराया था और जिसने मुझे वहीं का वहीं स्तंभित कर दिया था। 8-8 बरस मैंने जिसकी एक बार भी सुध नहीं ली, जिसके बारे में कभी सोचा तक नहीं, जबकि यही उसकी जिंदगी के सबसे विकराल वर्ष थे। और यह सब कुछ अपने घर के लोगों से जान चुकने के बाद भी मैं इतने दिन तक उसके पास नहीं फटका। अब क्यों जा रहा हूं? किस लिए? वह क्या लगती है मेरी? माँ से कितनी बार पूछा होगा मैंने, कितनी बार उसने बताया होगा, मगर मैं कभी नहीं समझ पाया, कभी नहीं याद रख पाया उस अजीबो गरीब और दूर दराज के रिश्ते को जो उससे मेरी माँ को मौसी कहलवाता था और मुझसे उसे दीदी। दीदियों की, चचेरी, ममेरी, फुफेरी दीदियों की भला क्या कमी थी हमारे यहाँ? मगर उन सबको ओझल करती हुई मात्र यही एक छवि क्यों मेरे समूचे बचपन के आर पार जगमगाती रहती है? कैसी विपदा के दिन थे वे, जब माँ लगभग अपंग हो गई थी और दीदी मरणासन। तब वह कौन था जो हमारे पूरे परिवार को संभाले हुए था? यही निर्मला, यही निम्मो दीदी ही ना? तब वह नई नवेली दुल्हन थी। उसकी उम्र ही क्या रही होगी? यही 18-19 साल ही ना? वो तो उसकी सास की मेहरबानी थी या ससुर की, मुझे याद नहीं, जो उसे बरसों कभी सुबह कभी शाम हमारे यहाँ खटने भेज देते रहे। हाँ, यह मेरी ही ड्यूटी थी, उसे उसके घर से लेवा लाना और फिर वापस वहां पहुंचाना। मेरी क्या उम्र रही होगी तब? यही 8 या 9 बरस। मेरे लिए चरम उल्लास का क्षण वह होता था जब मैं उसके अभिव जब मैं उसके अभिभावक की तरह, अंगरक्षक की तरह उसे एक भरे पूरे बाजार के बीच एस्कॉर्ट करता था। कितनी सारी उत्सुक और सराहती निगाहों को अपने ऊपर महसूस करता मैं अपने सौभाग्य पर फूला नहीं समाता था। वह घूंघट नहीं करती थी और चलती हुई भी सरपट भागती सी लगती थी, पहाड़ी झरने की तरह खिलखिलाती हुई, और उसका हाथ पकड़े मुझे लगभग दौड़ना पड़ता था उसके साथ साथ चल पाने के लिए। घर में दाखिल होते ही मुझे खटका हो गया कि वह नहीं है। वहां था उसका पति, जिसने कोई आधा घंटा मेरा दिमाग चाटा होगा। कितनी बार उठने को हुआ, पर वह हर बार मुझे बिठा देता और वहीं से अपनी औरत को पुकारने लगता, अपनी फटी बेसुरी आवाज में, जैसे उसकी ड्यूटी हो मुझे रोक रखने की। मैं बेहद परेशान था। लग रहा था जैसे किसी पागल खाने में पटक दिया गया हूं। किसी बात की कोई तुक नहीं, सिलसिला नहीं। पागलपन आखिर और कहते किसे हैं? वह तो कह रही थी पहले से बहुत संभल गए हैं। कैसी को संभलना कहा जाएगा? मुझे तो उल्टे पहले से भी ज्यादा पगलेट दिखाई दिया। पहले तो बहकते बहकते बीच में कभी पटरी पर भी आ जाते थे, कुछ ठीक ठाक बात भी कर लेते थे, पर अब तो एकदम ही चौपट हो गए हैं। तुतलाहट, लड़खड़ाहट भी पहले से कहीं ज्यादा है। भला दुकान कैसे चलाते होंगे? क्या मदद मिलती होगी इनसे संजू को? उफ! पहले भी मुझे बड़ी वितृष्णा होती थी। पहले भी रास्ते में दूर से दिखाई पड़ते थे तो मैं कतरा कर निकल जाता था, पर आज तो मेरी हालत अजीब ही हो गई। 2 मिनट भी जिस आदमी को झेलना पहाड़ लगता है, उसके साथ पूरी उम्र गुजार देना कैसे झेला होगा उसने? एक अभूतपूर्व विषाद और आतंक ने मुझे जकड़ लिया। तभी वह भागती हुई आई और मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही बेंच पर बैठ गई। वह अब भी उसी तरह तेज थिरकती हुई नदी की तरह चलती है और अभी भी उसकी आंखों में वैसी ही चमक पैदा होती है। अब भी उसी तरह खिलखिलाकर हंसती है। उसका हाफना देखकर मैं तो चकित रह गया। हाँफते हाँफते ही उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया और सामने खड़े पति की ओर एक हाथ से इशारा किया। अब खड़े क्या हो, जाओ दुकान पर बैठो, संजू को भेजो। तुमने तो मेरे सिर पर हाथ फेरते वह खिलखिला पड़ी। तुमने तो इसका दिमाग चाट डाला होगा। क्यों रे, कुछ बचा भी है यहाँ मेरे लिए? मैंने भी उसकी हंसी में शरीक होने की कोशिश की, पर नहीं हंस सका। जीजा जी भीगी बिल्ली की तरह सटक गए
तब पहली बार रसोई की खटर पटर से लगा घर में कोई और भी है। इतने में दोनों लड़कियां चाय लेकर आईं और उनके पीछे पीछे एक छोटा सा बच्चा। बच्चा आते ही उसकी गोद में चढ़कर उसे तड़ातड़ तमाचे मारने लगा। मैं तो चकरा ही गया। अरे ये कौन है, क्या कर रहा है? प्रणाम कर गुल्लू, ये तेरी मम्मी के मामा जी हैं, वह बोली। नहीं करता, जा साली हरामजादी कुतिया। उसने नमकीन की प्लेट उठाई और उसके मुंह पर दे मारी। मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। मेरे काटो तो खून नहीं। मैं उठकर खड़ा हो गया, पर वह तो उसी तरह बैठी रही। अच्छा अच्छा, वह उसे डांट क्या पुचकार रही थी। जा देख तो तेरी मम्मी क्या कर रही है। सुशी, इसका दूध गर्म कर दे, इसे अपनी खाट पर सुला दे। नहीं सोऊंगा, जा। बच्चा बुरी तरह चीख पड़ा और फिर यकायक उसने बेंच पर चढ़ के पच्च से उसके मुंह पर थूक दिया। वह उठी, बच्चे को एक हाथ से उठाया और सामने की तंग अंधेरी कोठरी पर दरवाजा खोलकर बच्चे को भीतर फेंक के दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बैठ है, बैठ, तेरी चाय भी ठंडी हो गई। छोड़, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ अभी। बच्चा बेतहाशा दरवाजा पीट रहा था, गालियां बक रहा था और वह एकदम शांत निरुद्विग्न मेरे पास बैठी हुई थी। मैं घबरा गया। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने उठते हुए कहा। मुझे आज जाना है जरूरी काम से। कैसे नहीं खाएगा रे? वह झटके से उठी और मेरा कान पकड़ के घसीटती हुई रसोई की ओर ले गई। तूने कल की मेरी सारी मेहनत चौपट कर दी। मैं आज तुझे छोड़ने वाली नहीं, समझा? दोनों लड़कियां मुस्कुराती हुई रसोई से बाहर निकल आईं। क्यों, बैगन बनाया है ना? ठीक किया, इसे आज वही खिलाऊंगी जो यह बिल्कुल नहीं खाता। इसे पता तो चले दीदी की रसोई बर्बाद करना कैसा होता है। वह मेरी थाली लगाने में व्यस्त हो गई। बैगन की कथा तो बस कथा थी। कितनी सारी चीजें बनाई थी उसने, जैसे उसे पता हो पक्का कि मैं तो आऊंगा ही। कितने बरसों बाद मैं उसे रसोई में खाना लगाते देख रहा था, जैसे सपना देख रहा हूं। हाँ, सचमुच मुझे सब कुछ स्वप्नवत लग रहा था। तभी मेरा ध्यान गया कि कोठरी से बच्चे की चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही। शायद थककर ढेर हो गया हो वहीं। ये क्यों कर रहा था ऐसा, मैंने पूछा। वह एक क्षण को चौंकी और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। 15 दिन का था हेमू ये, तब से मैंने इसे पाला है। इसकी माँ को ट्रेनिंग में जाना था, बस फिर मेरे पास ही रहा आया। उन्हें अपने दूसरे बच्चों से और अपने नर्सिंग होम से फुर्सत मिले तब ना। कल तारा जा रही है लखनऊ, उसके साथ भेजना है इसको। कितना भटकना पड़ा है इन लड़कियों की खातिर मुझे, तुझे क्या पता। 15-20 दिन से इसका बस यही हाल है। अभी चौथा जन्मवार मनाया था इसका। इसके मम्मी डैडी दोनों को बुलाया था कि अपनी अमानत वापस ले जाओ। अब मैं एक दिन के लिए भी इसको रखने को तैयार नहीं। यहाँ बुरी तरह बिगड़ रहा है बाजार के छोकरों की सोहबत में। तूने देख ही लिए लक्षण इसके। मैं इस उम्र में इसके पीछे कहाँ कहाँ दौड़ू, बता, किस किस को संभालू। कल को इसके माँ बाप मुझको नाम धरेंगे कि हमारा लड़का बर्बाद कर दिए। हाँ रे, अपना खून अपना ही होता है। तू ही बता, मुझे क्या अच्छा लग रहा होगा इसे इतना पाल पोस के घर से खदेड़ देना? मगर मैं क्या करूं, मगर मैं करूं क्या, तू ही बता। ये गया नहीं उनके साथ, कहने लगे बस 1 साल और अपने पास रख लो। मुझे भी चढ़ गई। मैंने कहा क्यों रखूं, तुम्हारी औलाद है, तुम जानो। अरे तूने उस दिन नहीं देखा इसने कैसा तूफान मचा दिया था। अब जाके समझ में आ गया है इसके कि मैं इसे रखने वाली नहीं हूं। अब वो मुझे गाली नहीं बकेगा तो क्या करेगा, थप्पड़ नहीं मारेगा, मुझ पर थूकेगा नहीं तो क्या करेगा। माया इसी को कहते हैं हेमू। तू तो खुद ही इतना विद्वान है, मैं तुझे क्या समझाऊं। बोलते बोलते वह हाँफने लगी। जबरदस्ती मेरी थाली में एक पराठा और डालते हुए बोली, तू भी कह रहा होगा दीदी को क्या हो गया है, कैसा कसाईपन दिखा रही है। तू होता मेरी जगह तो बता तू क्या करता। सच्ची कह रही हूँ हेमू, आशु जितना भी उग्र रूप धारण करता है उतना ही मुझे अच्छा लगता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि वह मुझ पे थूके, मुझसे घृणा करे, तभी तो वह अपने माँ बाप को पहचानेगा, उनको अच्छा मानना सीखेगा, है कि नहीं? और उपाय क्या है बता।
मैं कब तक उसे अपना मन बहलाने का खिलौना बना के रखूंगी? मैं चुपचाप सुनता रहा और कौर निगलता रहा। चलने को हुआ तो मेरे लाख मना करने पर भी वह मेरी बांह थामे गली के नुक्कड़ तक मुझे छोड़ने आई। रास्ते में उसका लड़का मिला। जा, तेरा खाना रखा है, खा ले। हेमू, मेरा संजू बड़ा कारोबारी बन गया है, तुझे पता है? सारे मोहल्ले वाले इससे जलते हैं, वही जो इसे किसी लायक नहीं समझते थे और इसका मजाक उड़ाते थे। इसने भी करके दिखा दिया सबको। हेमू, मैंने दिन देखा ना रात, इसकी दुकान किसी तरह जम जाए इसके लिए क्या क्या नहीं किया। जा रे, तरुली सुला रही होगी आशु को, सुशी से कहना तुझे परोस दे। बेचारा चुपचाप सिर झुकाए आगे बढ़ गया। बिल्कुल अपने बाप पर गया है हेमू, वैसा ही सीधा उल्लू बिल्लू जैसा। अगर सब सीख गया कि नहीं सीख गया, तू बैठना कभी इसके पास, दो चार अच्छी बातें बताना इसे। हेमू, ये मोहल्ले वाले क्या कहते हैं तुझे पता है? कहते हैं इसने अपनी लड़कियों को लड़कों की तरह पाला और लड़के को लड़की की तरह। मैं होती कौन हूँ हेमू, किसी को कुछ भी बनाने वाली? सब अपने भाग का खाते हैं। मुझे तो यही संतोष है कि मेरी लड़कियों ने मेरी सारी कसर निकाल दी। मुझे कितना शौक था पढ़ने का, तू तो जानता ही है। 12 बरस की थी तभी से बांध दिया था मुझे खूंटे से मेरे माँ बाप ने। मैं मिडिल पास भी होती तो क्या नहीं कर देती। यूं ही पढ़ गई मेरी लड़कियां। सोने का मेडल मिला था तेरी भांजी को डॉक्टरी पढ़ने में, तुझे पता है? अब ये संजू नहीं पढ़ा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं पढ़ा तो क्या हो गया? किसी पढ़े लिखे से कम है? बता, अपना कारोबार चला रहा है कि नहीं? बस अब एक ही चिंता रह गई है हेमू, इसका घर बसा दो, इसकी बहू ले आऊं, बस। बाकी दोनों बहनों को ब्याहना इसकी जिम्मेदारी है। नौकरी कर ही रही है, कोई खाली तो बैठी नहीं है। अभी तो तू है ना? उसने अकस्मात पूछा तो मैं जवाब नहीं दे पाया। उसके अजीब से वाक्य विन्यास में उलझ कर रह गया। क्या उल्लू बिल्लू सा ताक रहा है मुझे? सुना नहीं मैंने क्या कहा? उसकी मुस्कुराती आंखों में मुझे सहसा अपना बचपन दिखाई दे गया। मुझसे झेला नहीं गया, उठकर टहलने लगा। वह उसी तरह मुस्कुराती हुई चुपचाप मुझे देखती रही। एक अजीब सन्नाटा, अजीब गूंगापन सा व्याप गया। बीच में उसके पति आए, सुशी आई, पड़ोसन आई, कितनी बातें, कितना शोर आया, पर वह गूंगापन, वह सन्नाटा ज्यों का त्यों बना रहा। अब भी जब मैं अपनी कोठरी में लेटा हूँ, उससे विदा लिए भी कम से कम 2-3 घंटे बीत चुके, वह गूंगापन अभी तक मुझ पर हावी है। आज भी उसने मुझे खाना खिलाकर ही छोड़ा। उसकी लड़की को यह पसंद नहीं, मेरा रोज रोज आना और इतना देर बैठना। उसके चेहरे पे साफ झलकता है। उसके पति की बात और है, वह अपनी ही उल जलूल दुनिया में इतना मगन रहता है कि उसके लिए बाकी किसी चीज का कोई मतलब नहीं। वह अपने पति को भोलेनाथ कहती है, उसके मुंह के सामने ही। आज हम जब चौके में बैठे हुए थे आमने सामने और वह हमें खाना परोस रही थी, मुझे एकाएक युगों पूर्व की एक घटना स्मरण हो गई। मैं खाते खाते रुक गया। एक समूची फिल्म जैसे रील की रील खुल रही थी मेरी आंखों के सामने। तब मैं चौथी में पढ़ रहा था या 5वीं में। हाँ, जब उसे मैंने पहली बार देखा था तब चौथी में पढ़ता था, इतना पक्का है। माँ उसे नीमू कह के बुलाती थी। तेरी दीदी लगती है ये, उसने मुझसे कहा था। मैं उसे देखता ही रह गया था। इतनी सुंदर भी कोई दीदी हो सकती है, मैंने सोचा ही नहीं था। यह मुझे किसी कहानी या उपन्यास की नायिका लग रही थी, साक्षात, जो मैंने शायद उन्हीं दिनों पढ़ा था। प्रथम प्रेम का रोमांच और भला क्या होता होगा, और वह भी एक 9 बरस के लड़के का। एक और भी थी उसी की समवयस्क, जो मेरी चाची के रिश्ते में कुछ लगती थी, जिसका नाम मैंने सावरी रख छोड़ा था, और इसका गौरी। हाँ, वह एक ऐसा दौर था जब ये दोनों हमारे घर रोज ही आया करती थी, जब माँ भी बीमार थी और चाची भी। मैं उसका नाम भूल गया था, आज दीदी ने ही याद दिलाया। घंटी। घंटी का पति काफी अरसे से बाहर था, रोजगार की तलाश में। उसकी चिट्ठी आई थी जिसे वह निर्मला दीदी को पढ़वा रही थी।
फिर अपने पति को चिट्ठी कैसे लिखी जाए इस बारे में दोनों की खुसुर-फुसुर चल रही थी, जिसे मैं बेहद कुतूहल के साथ दरवाजे की ओट में छुपा सुन रहा था। प्रिय प्राणनाथ, जैसे ही सुना अपनी हंसी नहीं रोक सका और पकड़ लिया गया। हंसते हंसते मेरा बुरा हाल था। डरने के बदले उल्टे खिजाना शुरू कर दिया मैंने। चिट्ठी लिखनी नहीं आती तो मुझसे क्यों नहीं पूछती? प्रिय प्राणनाथ क्या होता है? मेरे प्राणनाथ या खाली प्रियतम लिखो। पता नहीं कौन सा उपन्यास था जिसमें ढेर सारी चिट्ठियां थी। मैंने दो एक पढ़ के सुनाई और कहा, ये है सही, ये है ढंग प्रेम पत्र लिखने का, समझी? बस फिर तो गोरी सांवरी दोनों मेरे पीछे ही पड़ गई। इसी कोठरी की बगल में दोनों की खुसुर फुसुर चलती रहती। जरा अपने प्राणनाथ को तो बुला, सांवरी कहती। कभी वह लिखी हुई चिट्ठी लेकर मेरे पास आ जाती और मैं उसका संपादन संशोधन करता रहता। रसोई में व्यस्त निम्मो दीदी बीच बीच में कोठरी में झांक जाती। उससे रहा नहीं जाता। उसकी जगह जो मैंने छीन ली थी, और सारे मामलों में घोंचू और बेहद झेपू माना जाने वाला मैं बस इसी जगह कैसे इतना बेशरम और ढीठ था, आज ये सोचकर भी अजीब लगता है। कितना सताता था मैं उन्हें, किस कदर छेड़ता था। कभी कभी मामला इतना हल्का फुल्का नहीं रह जाता था, सचमुच संगीन हो जाता था। तब मेरी मुश्किल हो जाती थी। सांवरी के आंसू निकल आते थे और उसकी देखा देखी मेरे भी। प्रेम पत्र लिखना लिखवाना क्या आसान काम है? सांवरी हंसते रोते और झेपते शर्माते जो भी टूटे फूटे वाक्य बोलती, उन्हें मैं भला ज्यों का त्यों कैसे लिख देता। ज्यों का त्यों लिख दूं तो फिर मैं लेखक किस बात का, मेरी विशेषज्ञता किस काम की, जिसका सिक्का दोनों पर बैठ चुका था। कभी ज्यों का त्यों सुना देता तो कभी कुछ गोल भी कर जाता। आखिर चिट्ठी छोड़ने का जिम्मा भी तो मेरा ही था। मेरी गोरी और सावरी सखियां अपनी रस कौतुक भरी आंखों से मुझे ऐसे निहारती रहती जैसे मेरा चेहरा ही चिट्ठी हो। ऐसी ऐसी बातें कहानी उपन्यास में पड़ी हुई मैं उन्हें सुना दिया करता कि वे शर्म से लाल हो जाती और मुझे नकली गुस्से से थपड़ियाने लगती। मुझे अच्छी तरह पता था उन्हें यह सब कितना अच्छा लग रहा है। मेरी सेवाएं अमूल्य हैं, इसका भी मुझे पूरा एहसास था। तभी तो उसका फायदा भी जमकर उठाने में मुझे कोई संकोच नहीं था। मगर यह सावरी प्रकरण जल्दी ही खत्म हो गया। शायद घंटी अपने पति के साथ चली गई थी। उसकी नौकरी लग गई थी। निम्मो दीदी अकेली पड़ गई थी और मुझ पर पहले से भी ज्यादा उसका प्यार बरसने लगा था। अपनी सहेली के अभाव की क्षतिपूर्ति अब वह मुझी में ढूंढती थी। एक दिन की बात है, मैं कोठरी में अपनी डेस्क पर बैठा स्कूल का काम कर रहा था। अचानक वह आई और मेरी कॉपी छीनकर एक तरफ फेंकती हुई बोली, पहले मेरा काम कर फिर पढ़ना। उसका चेहरा मुझे बड़ा अजीब सा लगा। बोली, चिट्ठी लिखनी है। किसको? मैंने पूछा। तुझे चिट्ठी लिखाने की क्या जरूरत है? तुझे इससे मतलब? वह सहसा बिफर उठी। घंटी की चिट्ठी तो बड़े शौक से लिखता था, मैंने लिखने को कहा तो अब पुछड़े क्यों लगा रहा है? मेरे लिए उसका यह रूप एकदम ही नया था। इतने गुस्से में उसको मैंने कभी नहीं देखा था। इसे हो क्या गया है, मैंने सोचा। कहीं ये वैसा ही उपन्यास तो नहीं करना चाहती? मैं डर गया। उसने मेरी कॉपी से पन्ना फाड़कर मुझे दिया। चल लिख चुपचाप। मैं हाथ में कलम लिए उसका मुंह ताकता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, जाने कितने मिनट बीत गए। वह उसी तरह गुम बैठी रही। मैंने उसे हिलाया, झकझोरा। अब बोलती क्यों नहीं? उसने रोना शुरू कर दिया। तू रो क्यों रही है? मैंने पूछा। रो कहाँ रही हूं? उसने मुझे बुरी तरह झड़क दिया। घंटी की चिट्ठी कैसे लिखता था अपने मन से, वैसे ही क्यों नहीं लिखता? मगर किसको? तेरे जीजा जी को। और किसको? तू पागल हो गई है क्या? हाँ, पागल हो गई हूं, उसने बेफर कर कहा। तेरे पागल जीजा के साथ मैं पागल नहीं होंगी तो और क्या होंगी? उसने फिर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गईं। मैं अवाक विमूढ़ उसे देखता रह गया। फिर मुझे जाने क्या हुआ, मैंने कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। प्रिय जीजा जी, आप अजीब आदमी हैं। आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता? आप मेरी प्यारी दीदी के स्वामी बन बैठे हैं और उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते।
जबकि वह आपको इतना प्यार करती है। आपको पता है आपकी पत्नी आपको कितना प्यार करती है, आप उससे बात तक नहीं करते। आपको पता है वह कितनी सुंदर है, क्या आपने कभी उसे हंसते देखा है? कैसे देखेंगे? आप तो उसे सताते हैं, रुलाते हैं। आपको पता है लोग उसकी एक झलक पाने को तरसते हैं। वह साक्षात देवी है, फिर भी वह आपको देवता की तरह पूछती है। क्यों? इसलिए कि आप उसके स्वामी बने बैठे हैं। आपका दिल पत्थर का है, पत्थर को पूजना बेकार है। दीदी को गुस्सा कभी नहीं आता, वह तो साक्षात देवी है। पर साक्षात देवी को जब गुस्सा चढ़ता है तो आप जानते हैं क्या होता है? क्या आपको डर नहीं लगता? दीदी आपको छोड़कर चली जाएंगी और कभी आपका मुंह भी नहीं देखेगी। तब अच्छा होगा? आपसे मेरी विनती है, आप ऐसा मत करिए। मेरी दीदी का आदर करना सीखिए, उसे इस तरह मत सताइए, नहीं तो अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत आपने सुनी ही होगी। थोड़ा लिखा बहुत समझना। आपका हेमू। मैं इस कदर डूबा हुआ था चिट्ठी लिखने में कि मुझे पता ही नहीं चला कि वह कब मेरे पास से उठकर चली गई। अकेली तो वह जा नहीं सकती, कहाँ गई? मैंने उसे घर में ढूंढा, वह सचमुच अकेली चली गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने चुपके से पढ़ लिया और नाराज होकर चली गई? मैं घबरा गया पूरी तरह, सीधा दौड़ पड़ा उसके घर की तरफ। वह मुझे देखकर सदा की तरह मुस्कुराई नहीं, अजब रुखाई से झिड़कते हुए बोली, अब क्या है, क्यों आया यहाँ? मैंने उसके हाथ में वह पुर्जा पकड़ाया और फौरन भाग गया। उन दिनों उसे रोज ही हमारे घर आना होता था। मैं ही तो जाता था उसे लिवाने और छोड़ने। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसके सामने पढ़ने की, पर वह मुझे देखकर रोज की तरह मुस्कुराई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्कूल से भी लौट आया, तब तक वह घर में ही थी। मैं धड़कता दिल लिए अपनी कोठरी में बैठा रहा कि वह अभी दौड़ती हुई आएगी और मुझे सारा किस्सा बताएगी कि मेरी चिट्ठी का जीजा जी पर कैसा जबरदस्त असर हुआ, खुद उसे कैसा लगा चिट्ठी पढ़ के। परंतु वह तो मेरे पास एक बार भी नहीं फटकी। शाम ढल आई और खाना वाना पकाकर वह घर जाने को भी तैयार हो गई। हमेशा की तरह मैं उसके साथ हो लिया, पर मैं कुछ भी नहीं बोली। घर की सीढ़ियों के बीच जब उसने हमेशा की तरह मुझे प्यार करने के बजाय अच्छा अब तू जा, अच्छा तू जा, निहायत रूखे ढंग से कहा, तो मैं भौचक्का रह गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। आखिर तीसरे दिन जब मुझसे रहा नहीं गया तो उसे चौके में अकेला पाकर पूछ ही लिया मैंने, उस चिट्ठी का क्या उस चिट्ठी का तूने क्या किया? वह पहले तो मुझे घूरती रही, फिर जाने मेरे चेहरे में क्या देखा कि उसे जोरों से हंसी आ गई। तुझे चिट्ठी लिखनी आती भी है? उसने कहा। मैंने तो उसी वक्त फाड़ कर फेंक दिया था वो कागज। पता है तेरे जीजा जी के हाथ पड़ जाता तो क्या होता? क्या होता? मैंने कहा। उसने मेरा कान पकड़कर उमेड़ दिया, पगला कहीं का, कुछ अक्कल भी है तुझे? जो मन में आता है अनाप शनाप कुछ भी लिख देता है। अभी तेरे जीजा मुझे घर से निकाल देते तो? कभी नहीं। मुझे भी गुस्सा आ गया। तूने फाड़ क्यों दी चिट्ठी? तुझे हिम्मत नहीं थी तो मुझे लौटा देती, मैं देता उनको। उसकी मुख मुद्रा एकदम कठोर हो गई। खबरदार, वह मुझे डपटते हुए बोली, आइंदा कभी आइंदा कभी से आइंदा कभी भी इस तरह से किया तो देख लेना। अरे मैंने तुझसे मेरी चिट्ठी लिखने को कहा कि खुद अपनी तरफ से। तू होता कौन है अपने से बड़ों को इस तरह धमकाने वाला? यही पढ़ रहा है, यही सीख रहा है स्कूल में। मैं तो जैसे आसमान से गिरा, मुझे रोना आ गया और मैं उसके पास से उठ के अपनी कोठरी में जा दुबका। काफी देर बाद जब मैंने डेस्क से ऊपर सिर उठाया तो देखा वह मेरी कोठरी के दरवाजे पे जाने कब से खड़ी है और उसकी आंखों में आंसू हैं। जब मैं खाना खा चुका तो वह बोली, तू कल भी आएगा ना? मैं उसका मुख ताकता रह गया। अभी अभी तो मैंने बताया था इसे कि मैं कल जा रहा हूं। इसे हो क्या गया? इतनी जल्दी कैसे भूल गई? वह उसी तरह अपने आप में डूबी मेरे आर पार देखते हुए बोलती रही, तेरी दीदी के पास अब सब कुछ है, सब कुछ। रोज मालपुए भी खाना चाहे तो खिला सकती हूँ, सुबह शाम। तुझे याद है हिमू, तुझे सूजी के पुए कितने अच्छे लगते थे?
मैं ससुराल से चुरा कर छुपा कर लाती थी तेरे लिए, जब भी पुए बनते थे। मौसी मुझसे कहती थी, तूने इसकी आदत बिगाड़ दी है नीमू, इसे अब मेरे हाथ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जा, ले जा इसको, तू ही पाल इसको अब। याद है तू किस तरह मुझसे चिपका रहता था, मुझे छोड़ता ही नहीं था। तब जब बहुत दिन हो जाते और मैं तेरे घर नहीं आती, तो तू किसी ना किसी बहाने मेरे ससुराल पहुंच जाता था। मुझे बड़ी शर्म लगती थी, बहुत गुस्सा भी आता था, मुझे कहना पड़ता था तुमसे, जा घर जा। फिर जब तू चला जाता था, मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे रोना आ जाता था, सच्ची रे। अब तो उल्टे मुझे देखकर तुझको शर्म लगती होगी ना, जब मैं बीच बाजार में तुझसे तू तड़ाक करने लगती हूँ। लगती है ना शर्म तुझे, बोल। अब तो तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है ना, पर मैं क्या करूं हेमू, तेरे बड़प्पन को लेके मुझे तो तू आज भी वही बाल गोपाल रूप में दिखाई देता है। मैं क्या करूं। अचानक जब वह ये कह रही थी, मुझे जाने क्या हुआ, मैं उसके पाँवों मैं उसके पाँव के पास जमीन पर बैठते हुए मैंने अब उसके पाँव के पास जमीन पर बैठते हुए अपना सिर उसकी गोद में रख दिया और कहा, सच्ची दीदी, तू सच्ची कह रही है। हाँ रे, उसने मेरे सिर को थपकाते हुए कहा, सच्ची नहीं तो क्या झूठी बोलूंगी। तो एक बात तुमसे कहूं, मैंने उसकी हंसती हुई आंखों में झांकते हुए कहा, तुम भी मुझे बिल्कुल वही निम्मो दीदी लगती हो, वैसी की वैसी नई नवेली दुल्हन दीदी, जैसी तुम तब दिखती थी जब, याद है तुमको वह प्रिय प्राणनाथ वाली बात। मेरी बात सुनकर वह बच्चों की तरह खिलखिला पड़ी और दूसरे ही पल उसकी मुख मुद्रा एकदम बदल गई। उसने मेरा हाथ अपनी दोनों हथेलियों में भरकर ऊपर उठाया और कहा, झूठा, देख मुझे अच्छे झूठा, देख मुझे अच्छी तरह देख। न जाने उसकी आवाज में ऐसा क्या था कि मैं बुरी तरह चौंक गया। इतने पास से उसका चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। देख, मुझे अच्छी तरह देख हेमू, और फिर बोल, क्या मैं 62 बरस की बुढ़िया तुझे नई नवेली दुल्हन जैसी दिखती हूँ। मेरे मुंह से एक बोल नहीं फूटा। जीवन में पहली बार नहीं, शायद दूसरी बार मैंने उन हंसती हुई सदाबहार आंखों को बरसाती ताल की तरह डबडबाते देखा। पहली बार मैंने उस परम आत्मीय चेहरे में एक समूचे जीवन की त्रासदी को, उसकी तिल तिल संचित और घनीभूत पीड़ा को यहाँ से वहां तक गुंगवाते धुंधवाते घुमड़ते देखा। हस्ब मामूल मेरे लाख मना करने के बावजूद वह मेरा हाथ पकड़े मुझे सीढ़ियों के नीचे तक छोड़ने आई। इतनी गूंगी विदाई उसने मुझे कभी नहीं दी थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समता जी, इस बेहद भावप्रवण कहानी के पाठ के लिए, और उतना ही जीवंत इसका पाठ भी आपने संभव किया। और मित्रों, यह कहानी कई स्तरों पर चलती हुई कहानी है। रमेश चंद्र शाह जी की कई दूसरी कहानियों की ही तरह, और इस कहानी में आप सभी सहमत होंगे, इतने शेड्स हैं, इतने भाव हैं कि हर भाव पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। हर भाव में डूबने का मन करता है। और एक और बात, कि जिस तरह रमेश चंद्र शाह जी की इस कहानी में या उनकी कई अन्य कहानियों में निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय कस्बाई परिवेश का चित्रण होता है, वह अद्भुत है। चाहे वह मोहल्ले का रावण हो या फिर आज की पढ़ी गई इस कहानी की हम चर्चा करें। और दूसरी बात जो मुझे यहां पर लगती है, समता जी आप भी कुछ जोड़ेंगी या उससे सहमत होंगी, कि जिस तरह शाह जी की कहानियों में भाई बहन के
संबंधों में एक बड़ा विस्तार आता है। जैसे इन संबंधों के बहाने वे संवादों का, भावनाओं का एक अनंत आकाश ढूंढ लेते हैं। कई ऐसी कहानियां हैं उनके पास जहां हम इस तत्व को खास तौर से पाते हैं। यहां भी ये दोनों भाई बहन नहीं है, सगे नहीं है, चचेरे नहीं है, बहुत दूर के हैं, लेकिन वे स्मृतियां और जिस तरह से कथावाचक की माँ और उसकी बहन की जो बीमार पड़ते हैं और समस्याएं आती हैं परिवार में, तो वह नई नवेली जो दुल्हन है किसी और घर की, जो इन लोगों की दूर की बहन है, जो नायक की माँ को मौसी कहती है, कैसे सारे काम करती है। और बाल मनोविज्ञान का चित्रण भी कितना अद्भुत है। जब यह प्रसंग आता है कि मैं उसको उसके घर से, उसके ससुराल से अपने यहाँ लेकर आता हूं और शाम में छोड़ने जाता हूं, तो मुझे कितना अच्छा लगता है कि मैं उनको स्कॉट कर रहा हूं। तो यह जो एक बच्चे का मनोविज्ञान है कि मैं एक सुंदर स्त्री को, अपनी बहन को इस तरह से गार्जियन भाव के साथ ला रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तो ऐसी कई बारीकियां हम इस कहानी में देखते हैं। कुछ एक की चर्चा यहां पर करता हूं। हेमू और निर्मला के इन संबंधों के बीच एक लंबी जीवन यात्रा भी है। दोनों बूढ़े हो चले हैं, मगर दोनों को एक दूसरे का बचपन याद है। हेमू का बचपन कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि निर्मला उस समय भी उनसे काफी बड़ी थी। और जिस तरह से निर्मला का चरित्र उभर कर आता है, वह तो खैर कमाल का ही है। अपने एक असामान्य या कहिए कि कम परिपक्व पति को जिस तरह वह संभालती है और अपने बच्चों को पालती है, पास पड़ोस से लड़कर अपने आप का बचाव करती है, आर्थिक स्तर पर भी, व्यवहारिक स्तर पर भी अपने कम पढ़े लिखे बच्चे को स्थापित करती है, पति को वहां लगाती है। तो यह जो एक बिल्कुल सच्ची भारतीय स्त्री का चित्रण है, जो अगर ऐसी किसी अवस्था में जहां उसका पति मानसिक रूप से बहुत संतुलित नहीं है, तो वह हार नहीं मानती है, वह अपनी नियति को नहीं कोसती है, बल्कि उसे भी सहज भाव से लेती है। किस सहज भाव से वह अपने पति को डील कर रही है, उससे भी हंसी मजाक कर रही है, अपने इस दूर के छोटे भाई से भी कर रही है ना। कितने सारे इसमें कोलाज हैं, स्मृतियों के भी और सहज आम जीवन के भी। और ऐसे कई रोचक प्रसंग बहुत कम शब्दों में आ गए हैं, जहां वह कहती है कि भाई मोहल्ले के लोग कहते हैं कि इसने जो है अपनी बेटियों को बेटे की तरह पाला और बेटे को बेटियों की तरह। तो समाज जो तंज कस रहा है, या समाज की जो अपनी एक पारंपरिक साइकी है, उससे भी किस बेहद सरल तर्क भाव से वह जवाब देती है। मैं कौन किसी को बनाने वाली होती हूँ, लड़कियां बनी हैं, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर बनी हैं, तो अपने बलबूते पर बनी हैं। और अगर किसी कारण से कोई लड़का या कोई लड़की कम पढ़ी लिखे कम पढ़े लिखे होकर भी रह जाए, तो उसे कोसने से बेहतर है कि जिस क्षेत्र में उसका मन लगता है उसमें उसको स्थापित करो। वहां वह अपने बेटे संजू को स्थापित करती है, उस पर भी गर्व महसूस करती है। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस कहानी को लेकर कही जा सकती हैं। और खैर,
कहानी का अंत जिस तरह से होता है, कहीं ना कहीं एक उम्र को लेकर या उदासी को लेकर, मगर इन तमाम उदासियों के बीच भी जीवन है, जीवन का सच है। और जो खुद संकोच कर रहा है, कथावाचक, क्या नाम है उसका, हेमू, कि संकोच कर रहा है कि कैसे वह उसको गली में खींच के ले जा रही है, लगातार बोले जा रही है, मगर वह सब जिस तरह से आया है, और स्वयं हेमू भी कहानी के अंत तक आते आते जिन सघन स्मृतियों में जाता है, जब वह अपनी बड़ी बहन, दूर की बड़ी बहन की गोद में अपना सिर रख देता है, तो वह सभी संकोच कहीं ना कहीं धुल जाते हैं, टूट जाते हैं। और इन तमाम उठापटक के बीच दोनों की अपनी अपनी यात्राएं भी हैं। एक जो उसी कस्बे में रह गई, जो निर्मला है, और एक हेमू जो दूर चला गया। मगर जब ये दोनों मिलते हैं, तब वह पुराना समय जैसे इनकी गोद में वापस चला आता है। हेमू अपनी बड़ी बहन निर्मला की गोद में सिर नहीं देता, ऐसा लगता है जैसे वह समय जो आज का वर्तमान है, वह अपने अतीत की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है, कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं निश्चिंत भाव के साथ जीवन जीना चाह रहा है। बहुत ही अच्छा लगा कि आप जुड़ी, और इस तरह से हम लोग इस कहानी अर्पण के जी, साथ। अर्पण जी, मैं जी थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहूंगी। जी जी, स्वागत। तो अर्पण जी, ये कहानी जो है ये पढ़कर जब मतलब मैं, मेरे लिए भी ये वैसे ही पल थे जैसे कि हेमू और दीदी के लिए थे, क्योंकि वाह। मैंने कहानी पढ़ी नहीं थी। क्या हुआ, जब मैं बड़ी हो रही थी तो उस समय ज्यादातर शाह साहब की आलोचनाएं पढ़ने में आती थी, और मुझे वो बहुत मुश्किल लगती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे रोचक उपन्यास जिसमें कहानियां होती हैं, जिसमें किस्से होते हैं, प्रेम होते हैं, नाराजगी होती है, वो पढ़ने में ज्यादा मजा आता था। तो संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उतना पढ़ा नहीं था, तो जब ये कहानी पढ़ी तो मैं बिल्कुल, मैंने अपने आप को इस कहानी का एक हिस्सा पाया, और मैं सच में इस कहानी को पढ़कर रोई कि मैंने ये पहले क्यों नहीं पढ़ी। अगर ऐसे आप देखें तो इस कहानी में ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती है, लेकिन जो होता है वो इतना गाढ़ा और इतना हर किसी के लिए इतना अपना है कि मेरे ख्याल से हर किसी के साथ ये होता होगा। हमारे संबंध कहाँ पीछे छूट जाते हैं। कई बार हमारे बचपन में जो लोग इतना महत्व रखते थे, जो जीवन में सब कुछ होते थे, जो मतलब वो इतने साल बीत जाते हैं, और हम एक दूसरे से क्यों दूर हो जाते हैं, कैसे दूर हो जाते हैं, और मतलब वो उसका कोई कारण भी नहीं होता है असल में। बिना वजह से, मतलब बिना वजह से उम्र क्या चीज है, जो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं पता नहीं क्या होता है कि कई चीजों के बीच में, कई संबंधों के बीच में आ, पहाड़ आ जाते हैं बहुत सारे। और अगर वो पहाड़ नहीं हो तो जीवन एक दूसरे के साथ कितना सुंदर है, जो इन लोगों ने मतलब बाद में वो कहते भी हैं। और मुझे तो ये भी लगा कि मुझे बहुत मन हुआ कि मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हिमू के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी है, तो मुझे वहां के दीदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कहानी मुझे लगता है शाह साहब को जरूर लिखनी चाहिए, वो भी बहुत सुंदर कहानी होगी। और मुझे एक बात और लगी कि उनका जो दीदी है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है, जैसी वो है, वो जो उन्होंने एक इनके बचपन में इनके साथ किया, जब जीजा जी को इन्होंने चिट्ठी लिखी और डांटा, वो आज भी अपने उसके साथ, बच्चे के साथ वही कर रही है कि वो मुझे डांटेगा, थूकेगा, ठीक है, तभी तो वो अपने माँ बाप का मान, तो मतलब उनका जो व्यक्तित्व है वो कितना स्ट्रांग है और कितना बड़ा है। ऐसे चरित्र जो है वो मतलब बहुत लिखे जाना, और शाह साहब ने लिखा है, कोई स्त्री लिखती तो समझ में आता है, क्योंकि वो समझती हैं उस मानसिकता को, या लेकिन
किसी पुरुष का लिखना इतने गहरे में जाके, वो जी। बहुत सुंदर बात है। और मैं मुझे बहुत मजा आया। हालांकि मैंने बहुत खराब ढंग से कहानी पढ़ी, मेरे आसपास शोर बहुत मेरे कानों में आ रहा था, और मुझे बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, और मुझे लगा कि मैं बहुत खराब ढंग से कहानी पढ़ी, तो शाह साहब उसके लिए जो मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब मैं भी कुछ लिखती हूँ और कोई और पढ़ रहा होता है तो मुझे लगता है यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी ना लिखा था। और तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी जो भी गलतियां हुई हों। और नहीं, बाकी अच्छा मुझे रहा। बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बड़ी भाग्यशाली खुद को मान रही हूँ कि मैंने इस कहानी का शाह साहब के जन्मदिन के अवसर पे जो इतना अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उस पे मैं उसका हिस्सा बनी और ये कहानी मैंने पढ़ी। और अर्पण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा सोचते हैं और इतना अच्छा सब कुछ, मतलब सबके सामने कैसे कैसे कैसी कैसी बातचीतें, कैसे कैसे संवाद, और क्या क्या आपने सबके सामने प्रस्तुत किया है आपने अपने मंच के माध्यम से, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी बात है और बहुत मायने जी रखती है। जी जी, शुक्रिया समता जी। और आप सभी मित्रों का और तमाम वरिष्ठों का सहयोग है जिसके कारण यह सब कुछ संभव हो रहा है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। शाह जी पर एकाग्र की अगली कड़ी में कल पुनः मिलते हैं। तब तक सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद।